Hey guys, what's up? I hope you're doing great, even you're doing good. So, welcome back once again to your YouTube channel for creative studies. So, guys, I know gap हो गया, but gap किसी रीज़न की वजह से हुआ and for that मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई. But it's okay, now I'm back. So, let's get back on the track. तो आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा. सो आज का टॉपिक है दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन. ये टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों को कवर करता है. मतलब हम लोग के दोनों ईयर में ये कॉमन टॉपिक है. सेकेंड ईयर में MCO 4 में आता है एंड फर्स्ट ईयर के IBO 1 में आता है. सो आज का एक्सप्लेनेशन पे क्रूशियल ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कुछ भी डाउट हो तो मुझे डू कमेंट बिलो एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बताइए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स सी व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज़. हमेशा की तरह मैं पहले रीड करूँगी एंड देन आपको एक्सप्लेन करूँगी. स्क्रीन में डेफिनेशन व्यू हुआ रहेगा. सो आई रिक्वेस्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कीजिए. एंड वन मोर थिंग, ये मैंने खुद नोट्स बनाए थे लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, बट अफसोस हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ. बट इट्स ओके, आप लोग का ये बहुत अच्छा यूज़ आएगा. सो डू फॉलो इट. ओके, लेट्स सी अब इसमें क्या है. सो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी और अंडरटेकिंग बिकम्स वर्ल्ड वाइड इन स्कोप. सो क्या बोला गया, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो भी चाहे छोटी से छोटी एक्टिविटी हो या कोई अंडरटेकिंग हो वो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा एक्टिविटी बन जाता है और उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इट रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ बॉर्डर्स एंड बैरियर्स टू मूवमेंट टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस नेशन. मतलब जो भी नेशन में हम लोग का प्रोडक्ट्स एक बार हम लोग ग्लोबली लॉन्च करते हैं तो उसमें से हर माइनर एंड मेजर जो बैरियर्स आते हैं जो हम लोग का नेशनल लेवल या फिर लाइक हम लोग जो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट में काम करते हैं तो जो भी हम लोग का इश्यूज़ आता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल में काम करते करते वो कम हो जाता है. तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है ये. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. So globalization refers to increase of permeability of traditional boundaries of almost every kind such as physical borders. तो मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में हर ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ को परमिशन मिल जाता है कि वो हर तरह से खुद को एक्सप्लोर कर सके, बी इट फिज़िकल बॉर्डर्स या कुछ भी. फॉर एग्जांपल फिज़िकल बॉर्डर्स में है टाइम, स्पेस, नेशन, स्टेट एंड इकोनॉमिक्स. और दूसरा है हम लोग का इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो नेक्स्ट बॉर्डर्स खोलते हैं वो है हम लोग का लेस टेंजिबल बॉर्डर्स एंड इसमें आता है हम लोग का कल्चरल नॉर्म्स. सो ओवरऑल इस एक्सप्लेनेशन में हमने ये समझ लिया कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ फिज़िकल नॉर्म्स को ही नहीं खोलता, फिज़िकल बाउंड्रीज ही नहीं खोलता. मतलब गुड्स एंड ऑल ही हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करते, बट कहीं ना कहीं उस बीच में हम लोग अपना कल्चर का नॉर्म्स एंड रेगुलेशन भी ग्लोबल लेवल में प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी आसाम का सिल्क साड़ीज़ वो सब अगर हम लोग इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे तो वहाँ सिर्फ हम लोग का सिल्क साड़ीज़ ही ट्रेड नहीं हो रहा, आसाम का क्या चीज़ फेमस है वो भी ट्रेडिंग हो रहा है, उन लोग को उसके बारे में भी पता चल रहा है. तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का ग्लोबली रिप्रेजेंट हो रहा है. सो कल्चर भी तो हाईलाइट हो ही रहा है उसमें. क्लियर. Next is a global economy is one where firm and financial institution operate transnationally, that is beyond the confines of national boundaries. मतलब वही बोला गया है, ग्लोबल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं. नेशनल बाउंड्रीज़ बिल्कुल वहाँ प्रॉब्लम नहीं करते. हर तरह में हर जगह के लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो ग्लोबल लेवल में दिखाया जाता है. मतलब अलग अलग कंट्रीज़ अपना इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को विदाउट हैविंग एनी बैरियर्स. तभी तो हम लोग के इतने MNCs इंडिया में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर पा रहे हैं, इंडियन मार्केटर्स लोग को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने वो गेटवे खोल दिया उन लोग के लिए, नॉट ओनली MNCs के लिए, बाहर के लोगों के लिए, बट ऑल्सो फॉर अस इक्वली. क्लियर. सो गाइस हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो देखते हैं इसमें क्या है. प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द फॉर्म इन द इकोनॉमी मे बी सेड टू बी बिगेन अराउंड 1880.
तो हो सकता है जो टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का या जो ग्लोबलाइजेशन का स्टेप आगे बढ़ने का काम था, शायद वो हम लोग का 1880 के टाइम में बिगैन हुआ था। Many companies went global, taking advantage of scale of economics due to advancement of technology। तो क्या बोला गया कि काफ़ी कंपनीज़ ने ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज लेके और उस टाइम का स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स का एडवांटेज लेके टेक्नोलॉजिकल लेवल में उन लोग ग्लोबलाइजेशन में आ गए थे। और जब उन लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे के ग्लोबलाइजेशन में आए थे, मतलब कि उन्होंने अपना ब्रांचेस कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन मार्केट में एक्सप्लोर कर दिया था। क्लियर? इन इंटरवॉर पीरियड ट्रस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइंड, बट it again increased significantly at the time of post-war period। मतलब क्या है कि जब वॉर चल रहा था उसके दौरान कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रस्ट था इन बाकी कंट्रीज़ का जो ग्रोथ था वो डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन उसने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी एट द टाइम ऑफ पोस्ट वॉर पीरियड। मतलब पोस्ट वॉर पीरियड जब आगे चलता गया तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन फिर अपना स्टेबल कंडीशन में आ गया। या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ग्लोबलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। एंड नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो ग्लोबलाइजेशन का कितना सेक्टर्स है, इसमें अच्छे से डिवाइड किया गया है। तो जब भी आप कोई आंसर लिखोगे, मेक इट श्योर कि आप उसमें डायग्राम दो, क्योंकि जो रीडर होगा उसको वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड कहीं ना कहीं ये चांसेस बढ़ा देते हैं हम लोग के आंसर्स को और हाईलाइट करने में। सो आपको कोई भी डाउट हो, डू मेंशन